में बग्स लिखे नहीं जाते, आपने नोटिस किया है जब सब बोलते हैं मेरा कोड करेक्ट है बस आउटपुट गलत आ रहा है, तो ये सेंटेंस खुद में कन्फेशन ही है, क्योंकि सी में अगर आउटपुट गलत आ रहा है तो कोड भी गलत ही है, बस कंपाइलर ने आपको बताया नहीं। आज का वीडियो उन चीज़ों के बारे में है जहाँ से साइलेंटली बग्स स्टार्ट होते हैं, एरर नहीं आता, वार्निंग इग्नोर हो जाती है और प्रोग्राम चलते चलते ही बंद हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आप रैम को इमेजिन नहीं विजुलाइज कर लोगे, डेटा टाइप्स को वर्ड्स की तरह नहीं कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह समझोगे, साइंड और अनसाइंड से डरना शुरू करोगे, और ये चीज़ें समझ ली तो पॉइंटर्स और डिबगिंग सडनली बहुत आराम से हो जाएंगे। ये थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है और मैं रिकमेंड करूँगा कि ये आप अपना जो भी डिवाइस पे आप बैठते हो, लैपटॉप या फ़ोन पे ऑनलाइन कंपाइलर चला के वो लेके बैठो। अब हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली है, बहुत कुछ कर चुके हैं, पर अभी तक हमने प्रिंटफ को नहीं समझा। तो अब तुम प्रिंटफ का यूज़ तो करते आ रहे हैं बिना बताए कि ये चीज़ एक्चुअली है क्या। तो चलिए आज थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ये जान के चलो कि प्रिंटफ जो है वो सी का पार्ट है ही नहीं, वो एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि stdio.h में आता है। अगर आपको उसको देखना है तो आप यहाँ पे आके अपने विजुअल स्टूडियो कोड में #include stdio.h के ऊपर कंट्रोल दबा के क्लिक कर सकते हो और वो फाइल खुल जाएगी। यहाँ पे आपको प्रिंटफ से लेकर जितने भी फंक्शंस हम यूज़ करते हैं उन सब की डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। सी लैंग्वेज सिर्फ रूल देती है, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज बाद में ऐड हो जाती है ताकि हर मशीन पर काम हो सके। अब प्रिंटफ एक्चुअली करता क्या है, तो ये करता है टेक्स्ट को फॉर्मेट, वैल्यूज़ को रीडेबल बनाता है और आउटपुट स्ट्रीम पे भेजता है, जो कि यूजुअली हमारी स्क्रीन होती है। अब इसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, तो बेसिक सिंटैक्स इसका काफ़ी सरल होता है। तो इसका बेसिक सिंटैक्स होता है प्रिंटफ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और बीच में हेलो वर्ल्ड हम लिख देते हैं डबल कोट्स के अंदर और आखिरी में \n। ये स्ट्रिंग प्रिंट करता है। \n एक स्पेशल तरह का कैरेक्टर होता है जिसे हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। इनके बारे में हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इनका मतलब जो होता है कुछ अलग होता है बेसिक कैरेक्टर्स से। जैसे कि \n का मतलब होता है कि एक न्यू लाइन को ऐड कर दो, टर्मिनल को बोलता है नेक्स्ट लाइन पे जाओ। \t होता है वो 4 स्पेसेस अपने आप ऐड कर देता है और ऐसे ही काफ़ी सारे होते हैं। अगर आपको \/ ही प्रिंट करवाना हो तो क्या करोगे, तो 2 बार \/ लिख देते हैं, वो भी अपने आप में एस्केप सीक्वेंस है। तो अब प्लेस होल्डर जो हमने बोला था, जब हम वेरिएबल्स को प्रिंट करते हैं तो प्रिंटफ को बताना पड़ता है कि कौन सा टाइप कैसे प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल इस दिए हुए कोड में हमने देखा कि हमने यहाँ पे एक %d दे रखा है और यहाँ पे हमने एक %c दे रखा है। उसी ऑर्डर में हमने एक एज और ग्रेड दे रखा है। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। %d जो है वो इंटीजर के लिए यूज़ होता है, %u अनसाइंड इंटीजर के लिए, %c कैरेक्टर के लिए, %f फ्लोट के लिए या डबल के लिए और %p होता है मेमोरी एड्रेस के लिए, और %zu जो होता है वो किसी वेरिएबल या डेटा टाइप के साइज के लिए यूज़ होता है। प्रिंटफ को हमको बताना पड़ता है कि कौन सा टाइप और कैसे प्रिंट करना और कौन सी पोजीशन पर प्रिंट करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अगर हमने इस फाइल को कंपाइल कर ले और इसको अब हम रन कर ले तो हाँ, जैसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ पे $var.exe, तो आप यहाँ पे देखोगे कि देखो यहाँ पे एज 20 और ग्रेड A प्रिंट हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे %c की जगह %d कर दूँ और %d की जगह %c कर दूँ तो अब ये क्या करेगा, ये लेगा एज की वैल्यू को, उसका AC पे जो भी मतलब कैरेक्टर आता है उसको लेगा और यहाँ पे लेगा ग्रेड को, और यहाँ पे उसकी जगह जो भी ACI की वैल्यू आती है उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा, मोस्ट प्रोबेबली 65। तो अब हम इसको एक और बार कंपाइल कर लेते हैं। कट तो हम करेंगे इसको सेव, कंपाइल और रन। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एज जो है वहाँ पे तो कुछ नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे लोड ही नहीं हुआ, और ग्रेड पे आपको .65 मिला है क्योंकि यही हमारे कैपिटल A की SKI की वैल्यू होती है। तो अब हम इसका एग्जांपल भी देख चुके हैं। तो रूल जो लोग तोड़ देते हैं वो प्लेस होल्डर और वेरिएबल टाइप मिसमैच हो जाता है जिससे अनडिफाइंड बिहेवियर आता है। कभी भी देखना अनडिफाइंड बिहेवियर बोल रहा हूँ मैं, गलत बिहेवियर नहीं बोल रहा हूँ। कंपाइलर कभी कभी वार्न करता है पर गारंटी नहीं होती। प्रिंटफ एक माइंड रीडर नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रिंग को स्कैन करता है और बोलता है कि अगला आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का होना चाहिए। गलत प्लेस होल्डर यूज़ करोगे तो गलत नंबर ऑफ बाइट्स रीड करेगा और गार्बेज आउटपुट दे देगा, साइलेंट बग आ जाएंगे। अब एक बहुत बड़ा डेमो देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस सिंपल से प्रोग्राम को देखते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है जिसका नाम है x की वैल्यू हमने दे दी है 100। अब 100 को हम %f से कर रहे हैं जो कि
फ्लोट के लिए यूज़ करते हैं। तो अब ये क्या करेगा, उस बाइनरी बिट पैटर्न को फ्लोट की तरह इंटरप्रेट करेगा, ना कि इंटीजर की तरह। और हमें आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे 0.000। तो ये कंपाइल तो हो जाएगा। आउटपुट में आपने देखा कि रैंडम आया है, क्योंकि %f जो है वो डबल एक्सपेक्ट करता है और आपने इंटीजर पकड़ा दिया उसको। प्रिंटफ एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, वेरिएबल्स, आर्ग्यूमेंट्स, फॉर्मेट पार्सिंग, बफरिंग, सिस्टम कॉल्स। इस वीडियो का गोल तो वो नहीं था। अब हमने इतना समझ लिया, इतना काफ़ी है। बाकी चीज़ें जो अब IO सेक्शन आएगा तब हम प्रॉपरली करने वाले हैं। तो अब हमने समझ लिया है कि सी में मेमोरी बाइट्स होती है, टाइप्स को, उन बाइट्स को मीनिंग देते हैं। इसका एक मैपिंग है जो रूल नहीं है, जो कि बेसिकली बाइनरी पैटर्न्स को मैप करती है नंबर्स से या कैरेक्टर्स से। प्रिंटफ सिर्फ आपको दिखाता है, चेंज नहीं करता। कंपाइलर सिर्फ वही करता है जो आप लिखते हो, जो आप सोचते हो वो नहीं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है मेमोरी। तो रैम एक्चुअल में है क्या? तो सबसे पहले एक मिथ तोड़ देता हूँ कि रैम कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, मतलब कि कोई हिडन चीज़ नहीं है। रैम जो है वो नंबर्ड बाइट बॉक्सेस है। अब बाइट क्या होता है? वो होता है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। हर बॉक्स जो होता है वो 1 बाइट का होता है, एक एड्रेस होता है और उसके अंदर रॉ बिट्स होती है, जो कि जब तक हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तब तक रैंडमली पड़ी रहेगी। तो अब हम बना लेते हैं एक सिंपल सी फाइल यहाँ पे आके, mem.c, यानी कि memory.c। अभी के लिए इसका मतलब समझ लेते हैं। मैं इसको सेव करके अगर रन करूँ तो पहले हमारा कंसोल क्लियर कर लेता हूँ मैं, ताकि आपका आउटपुट क्लियरली दिखे। तो gcc और मैं लिख देता हूँ mem.c -o mem.exe। तो अब मैं करूँ $/mem.exe को, तो मुझे यहाँ पे देखो आउटपुट आ रहा है। x की वैल्यू प्रॉपरली उसने दे दी %d के थ्रू। एड्रेस ऑफ x जो दिया उसने void स्टार एंड x के थ्रू दिया। इसको हम आगे समझेंगे जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि void स्टार जो है वो हमें सिर्फ बिट्स बताता है कि हाँ भाई यहाँ पे कोई बिट्स है, मेरे को मुझे इस एड्रेस को होल्ड करके रखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के। और साइज ऑफ एक्स, यहाँ पे हमने साइज ऑफ एक्स देखा कि 4 बाइट्स था। तो इंपॉर्टेंट पार्ट जो लोग स्किप कर देते हैं वो वेरिएबल नाम सिर्फ प्रोग्राम के लिए होते हैं। सीपीयू को सिर्फ एड्रेस दिखता है, यानी कि हम यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं एक्स वाई जेड, वो सीपीयू के कुछ काम का होता ही नहीं है। उसको सिर्फ एड्रेस दिखता है और कितने बाइट्स रीड करना है ये दिखता है। मेमोरी पर सी से ज़्यादा कंट्रोल कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं देती फिलहाल। डाटा टाइप्स अब हम देख लेते हैं। तो हमने बेसिक डाटा टाइप्स तो देख ही लिए, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। ये डेटा नहीं है, ये कंपाइलर के साथ एग्रीमेंट होता है। एक्चुअल में ये बोलता है कि कितनी मेमोरी मिलेगी, बिट्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, कौन सी ऑपरेशन लीगल है। मान लीजिए अगर हमने इंटीजर यूज़ करा था जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्लियरली हमें बता रहा था कि हमने साइज ऑफ इंटीजर यानी कि 4 बाइट्स रिजर्व कर लिए एक्स के लिए, यानी कि उन 4 बाइट्स को हमने रिजर्व करा है। जब तक हमारा प्रोग्राम चलेगा उन 4 बाइट्स के रैम वाले स्लॉट्स पे कुछ और वैल्यू नहीं आएगी। तो 65 एक नंबर था, लेकिन इंटरप्रिटेशन टाइप डिसाइड करता है। इसकी में 65 का मतलब ए था, तो ASCII जो है वो एग्रीमेंट है और मेमोरी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने मतलब बिट पैटर्न में क्या लिखा था। अगर उसको गलत फॉर्मेट में दिखेगा तो वो गलत फॉर्मेट में ही चिपका देगा। अब ASCII की रियलिटी चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। तो अब हमने इसको तो देख लिया, अब हम यहाँ पे गलत तरीके से उसको रेफर करना देख लेते हैं वापस से। हम इस प्रोग्राम को लिखते हैं और सेव करके यहाँ पे रन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैरेक्टर ए और ASCII 65, पर हमने कैरेक्टर जो था वो यहाँ पे %c और %d से रेफर करा। वेरिएबल सेम था, कैरेक्टर वेरिएबल, बट यहाँ पे वो इंटीजर की तरह इंटरप्रेट हुआ। तो सब इंटरप्रिटेशन का खेल है इसमें। अब हमने देख लिया इसको, तो अब हम देख लेते हैं कि साइंड और अनसाइंड का यूज़ क्या होता है। तो अनसाइंड सुनने में तो सेफ लग रहा है कि भैया इंटीजर में तो साइन है ही नहीं, मतलब कि हम ज़्यादा वैल्यूज स्टोर कर पाएंगे एक तरह से, या फिर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होगी। पर रियलिटी में ये काफ़ी डेंजरस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस कोड को देखें जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x-1 जो है हमारा एक वेरिएबल था। इस सिंपल से वेरिएबल को हमने लिया है और यहाँ पे हम देख पा रहे हो कि ये जो है नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअल में क्या होगा, तो एक्चुअल में ये जो है x-1 जो है वो ग्रेटर दैन 0 होगा। अब उसका कारण भी हम समझ लेते हैं। तो जब हम लिखते हैं कि x की वैल्यू है 0, तो वो एक्चुअल में 1 बाइट कवर कर रहा है, मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर ऑफ जीरोज हो गए। अब मान लीजिए मैं इसमें से 1 घटा देता हूँ,
तो अब इसकी लोएस्ट वैल्यू तो 1 थी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूँ कि यहाँ पे कोई 1 था, ठीक है, सिर्फ अज्यूम कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ से कैरी ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू तो नेगेटिव हो चुकी है। अगर ये नेगेटिव की तरह मैं इंटरप्रेट नहीं करूँगा तो अब आप देखना कि यहाँ पे देखना क्या होता है। अब इसको हमने करा 0 0 0 0 1 करके, तो अब इसकी वैल्यू जो है वो कुछ अलग ही हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे x-1 को प्रिंट करवा देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ %d और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ x-1 को। तो अब आप यहाँ पे इसको कंपाइलेशन करके इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखो -1 आया एक्चुअल में। और अगर मैं यहाँ पे अनसाइंड इंटीजर का यूज़ करूँ तो अब हम इसका एक और बार आउटपुट देख लेते हैं। उसने बिट पैटर्न को इंटीजर की तरह ही वो करा, तो हम इसको रिकम्पाइल कर लेते हैं एक बार और रीरन कर लेते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे कुछ रैंडम सी ही वैल्यू आ गई। इसको हम कहते हैं अनसाइंड का अंडर फ्लो होना। अनसाइंड कभी नेगेटिव नहीं बनता और रैप अराउंड हो जाता है। तो कंपाइलर ने तो कोई एरर दिया नहीं, तो ये कहाँ बग आता है, ये बग आता है तब जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे होते हो और आपका प्रोग्राम एकदम से क्रैश हो जाता है या अनडिफाइंड बिहेवियर करता है। अब हमने साइंड इंटीजर तो देख लिए, अनसाइंड इंटीजर देख लिए, तो हम कैरेक्टर देखेंगे। तो कैरेक्टर जो है वो एक बेसिक सा टाइप होता है जिसका साइज होता है 1 बाइट। तो अब हम इसको अगर यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं, कंट्रोल सेव करके अगर मैं यहाँ पे इसको कंपाइल कर लूँ, कैरेक्टर जो है वो साइंड भी हो सकता है और अनसाइंड भी हो सकता है। अब रूल याद रखना कि कैरेक्टर जो है ऑलवेज साइंड कैरेक्टर नहीं होता। आउटपुट जो है इसका ऑलवेज मशीन पर डिपेंड करेगा, जो मैंने आपको ये कोड दिया है इसका। अब हम आ जाते हैं साइज ऑफ पे। तो साइज ऑफ एक फंक्शन होता है जो कि फंक्शन नहीं है एक्चुअल में, ये कंपाइल टाइम ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर कैसे है, तो ये क्या करता है, आपको एक साइज देता है किसी भी डेटा टाइप का। तो सी के अंदर जो है डेटा टाइप अपने आप में ही साइज लेके चलते हैं। अगर आप इस फंक्शन को देखो तो ये काफ़ी सिंपल सा फंक्शन लगता है। इसको हम लिख लेते हैं हमारे mem.exe में। तो mem.c को हम यहाँ पे कंपाइल एंड रन कर लेते हैं एक और बार। gcc mem.c-o mem.exe। जैसे ही मैं यहाँ पे mem.exe को चलाता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ओके सो हमने शायद से सेव नहीं करा था। पहले प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, फिर वापस से हम आ जाते हैं यहाँ पे और इसे कंपाइल करके रन कर लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैरेक्टर का साइज था 1 बाइट, इंटीजर का था 4 बाइट्स, लॉन्ग का था 4 बाइट्स, पॉइंटर का था 8 बाइट्स। तो सी जो है वो साइज प्रॉमिस नहीं करता, सी सिर्फ रिलेशनशिप्स प्रॉमिस करता है। इसलिए पोर्टेबल कोड जो है वो लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम देखते हैं टाइप कन्वर्जन को। तो टाइप कन्वर्जन जो है सी के अंदर 2 तरीके से होता है, एक होता है हमारा एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। अब आप इस वाले कोड को देख रहे हो जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस कोड को एक बार टाइप करना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ए जो था वो 5 है, बी जो था वो 2 है, और वेरिएबल्स जो है वो इस टाइप से भी डिक्लेयर हो जाते हैं। तो हम 2 से 3 तरीके देखेंगे अब वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के। तो वेरिएबल का सिंटैक्स तो आप समझ ही गए हो कि हमको डेटा टाइप लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखना है और फिर एक सेमीकोलन लगा देना है, फिर हम वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आप इस तरीके से डायरेक्टली इनिशियलाइज भी कर सकते हो, एक वेरिएबल को या 2 वेरिएबल को या जितने भी आपके वेरिएबल थे उनको। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमने प्रिंट करवाया %f यानी कि फ्लोट फॉर्मेट में a डिवाइडेड बाय b को। अगर मैं यहाँ पे इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ और अगर मैं इस कोड को कंपाइल कर लेता हूँ, और मैंने सेव नहीं करा था सॉरी, मैं इस कोड को कंपाइल कर लेता हूँ और इसे रन कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है 0.000, बट आंसर तो नहीं था 0.00। तो इसका क्या कारण था? आपने देखा कि यहाँ पे डिवीजन जो है वो पहले इंटीजर में हुआ और बाद में फ्लोट बना। तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? तो इसका करेक्ट वर्जन होगा कि हम किसी भी एक नंबर को दोनों में से फ्लोट में कन्वर्ट कर लें।
तो इसका करेक्ट वर्जन होगा ये। तो यहाँ पे जब तक आप ये नहीं करते तो आपको आउटपुट जो है वो गलत ही मिलता रहेगा। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, एंटर मार के इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको मिल रहा है आउटपुट 2.5 जो कि सही था। इस तरह की टाइप कास्टिंग जो है इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाती है, और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो कि हमने अभी करी, जहाँ पे हमने ए को फोर्सिबली बोला कि तू फ्लोट में कन्वर्ट हो जा। तो अब मेमोरी का मेंटल मॉडल समझ लिया अब हमने, तो टाइप्स समझ लिए हैं, रूल्स समझ लिए हैं। SCII जो है वो एग्रीमेंट होता है, अनसाइंड जो होता है वो क्वाइटली प्रोग्राम को मार देता है। अगर इतना समझ में आ गया तो आपने सी का वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को समझ लिया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोल फ्लो की, इफ लूप्स, ब्रेक, कंटिन्यू और कैसे लॉजिकली करेक्ट कोड प्रैक्टिकली गलत प्रोग्राम बना देता है, ये देखेंगे। यहीं से प्रोग्रामर्स या तो डिसिप्लिन्ड बनते हैं और या फॉरएवर कंफ्यूज्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।